एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स एंड फन पर, जहां पर टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। हमारे इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें क्लास 11 के, तो दो पार्ट्स में वो इकोनॉमिक्स डिवाइडेड है। एक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो उसका एक जो पार्ट ए है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स। उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ही डिटेल में आपको सारी बातें बता दूंगा, जिसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहली बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टैटिस्टिक्स जो है आपका 50% ऑफ द पोर्शन कैरी करता है इन द क्लास 11th। 50 मार्क्स ये कैरी करेगा, जिसमें से 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे और 40 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। तो स्टैटिस्टिक्स अगर हम बात करें तो 40 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर बनकर आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका बेसिक क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का वेटेज कितना है इन द क्लास 11। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोगों ने बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो पढ़ा होगा, आप लोगों ने मीन मीडियन मोड के बारे में थोड़ा थोड़ा क्लास 11 तक, क्लास 10th क्लास तक आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया होगा। लेकिन एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स है क्या, ये सब्जेक्ट आया कहां से, इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, इस सब्जेक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या चीजें सब्जेक्ट में कवर होती हैं, एक्चुअल में सब्जेक्ट का ओरिजिन क्या है, ये सब्जेक्ट एक्चुअल में हमें कहां से पढ़ना चाहिए, कहां से इसके बेसिक्स हमारे क्लियर होंगे और कहां तक ये सब्जेक्ट हम लोगों को लेकर जाता है, ये सारी चीजें आप लोग क्लास 11th में सीखोगे। तो अभी तक जो भी आपने क्लास 10th तक पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ आपने ऐसे मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा था। लेकिन अब ये जो यहाँ से आप पढ़ने वाले हो, वो आप स्टैटिस्टिक्स का बेसिक पढ़ने वाले हो, स्टैटिस्टिक्स का ABC पढ़ने वाले हो क्लास 11th में। तो स्टैटिस्टिक्स को समझाने से पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दूंगा, जो कि अपने आप में इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें बता देगी। जैसे स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैं आपको बता देता हूँ, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का ब्रांच है, इसमें भी आप वही मैथमेटिक्स वाले फंक्शंस, फॉर्मूलास वगैरह का यूज करेंगे, प्लस माइनस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर भी आप यूज करेंगे। बट इसका जो फंक्शन होता है वो थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर आप कलेक्शन सीखोगे, ऑर्गेनाइजिंग सीखोगे, एनालाइजिंग सीखोगे, इंटरप्रिटेशन सीखोगे, प्रेजेंट करना सीखोगे। किसको? डेटा को। तो स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा। डेटा के साथ हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। पहले डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना, ठीक है, उसे प्रेजेंट करना, उसके थ्रू कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ग्रैब आउट करना। ये सारी चीजें आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर सीखोगे। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। आपने अभी तक बच्चों हमारे इंडिया की जीडीपी के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए जो हमें डेटा चाहिए होगा वो हमें कौन देता है? स्टैटिस्टिक्स देता है। आप लोगों ने पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री के बारे में जरूर सुना होगा कि अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.3 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। नाउ इंडिया इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड। तो ये सारी डेटा जो हमारे पास आता है रिलेटेड टू द नंबर्स, वो कहां से आता है? ये सब स्टैटिस्टिक्स की देन है कि इतना परसेंट पॉपुलेशन हमारी कंट्री में लिटरेट है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन हमारी कंट्री पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ये सारी डेटा कहां से आते हैं? सब स्टैटिस्टिक्स के आते हैं। और इस डेटा का कंक्लूजन निकल कर आता है, उसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो होता है कलेक्शन से, ऑर्गेनाइज, फिर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं कि भाई क्या चीज है एक्चुअल में, क्या चीज नहीं है, किस चीज की वजह से ये हुआ है, वो सारी चीजें उसको फिर इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद उसे प्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ने वाले, उसके अलावा हम लोग काफी चीज पढ़ने वाले हैं। मीन मीडियन मोड यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी तो स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ये हमें मेथड प्रोवाइड करेगा हमारे डिसीजंस के लिए, हमारे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि जो भी हमारी लाइफ में या फिर जो भी हमारे बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में अनसर्टेनिटी चल रही है, वहां पे हम लोग अपनी डिसीजन मेकिंग को किस तरीके से अच्छा कर सके। एक इसका बहुत ही अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा, आपने बिजनेस के लिए एक नया प्रोडक्ट निकाला। फॉर एग्जांपल आपने चॉकलेट निकाली। अब क्योंकि आप एक ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ चल रहे थे, आप बोल रहे हो कि यार मैं जो चॉकलेट लेके जाने वाला हूँ, यार चॉकलेट का मार्केट तो बहुत छोटा सा है, क्योंकि चॉकलेट तो खाली बच्चे खाते हैं, है ना। तो चॉकलेट हम लोगों को शायद इतना ज्यादा स्केलेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। ये आपकी सोच है, आपकी गट फीलिंग है। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे ये चीज बोलूं कि नहीं यार, अगर आप कैडबरी को देखोगे तो उसका जो मार्केट शेयर है ना, उसमें एडल्ट यानी कि 18+ लोग सबसे ज्यादा आते हैं। यानी कि जो जवान लोग हैं सबसे ज्यादा उसकी चॉकलेट्स खा रहे हैं। ये कैसे आपको पता लगा? सर डेटा, उसने जो डेटा अपने लिए कलेक्ट करा, उस डेटा को जो अपने लिए कलेक्ट करा, कलेक्शन करा, फिर उसको क्या करा? क्लासिफाई करा,
ऑर्गेनाइज करा, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे एनालाइज करा और इंटरप्रिटेशन में उसे ये चीज पता लगी कि यार जो मेरी चॉकलेट्स है वो तो छोटे बच्चे कम और बड़े लोग ज्यादा खा रहे हैं। तो आपकी गट फीलिंग इस जगह पे खराब हो गई या फिर नहीं हो गई? बिल्कुल गलत हो गई। तो डेट आपको डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है बहुत ज्यादा। तो अगर आप एक चॉकलेट की कोई फैक्ट्री खोलने वाले, कोई कंपनी खोलने वाले हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट निकल कर आया कि आपका मार्केट सिर्फ और सिर्फ बच्चों तक नहीं है, आपका मार्केट बड़े लोगों के लिए भी है। और ये किसी की गट फीलिंग नहीं बोल रहा है, ये खुद ब खुद डेटा आपके आगे बोल रहा है। समझे? तो स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। खाली आपको ऐसे सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है और ना मैं इसे ऐसा सब्जेक्ट की तरह आपको पढ़ाने वाला हूं। इससे मैं आपको एक रियल लाइफ लेसन की तरह आपको पढ़ाने वाला हूं कि ये सब्जेक्ट आपकी रियल लाइफ में किस तरीके से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि स्टैटिस्टिक्स का जो रोल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स का अपना एक रोल है। चाहे हम साइंस उठा लें, अकाउंट्स उठा लें, इकोनॉमिक्स उठा लें, बिजनेस उठा लें, क्योंकि मैं रिलेट करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स और बिजनेस से, तो उसके बारे में मैं सब्जेक्ट को रिलेट करूंगा। अगर हम रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? देखो बिजनेस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, मार्केटिंग रिसर्च। यहाँ पर ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होती है मार्केटिंग रिसर्च? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप यू आर गोइंग टू ओपन अ फैक्ट्री ऑफ चॉकलेट, तो आपको अभी तक ये लग रहा था कि चॉकलेट तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे खाते हैं, है ना? तो आपका मार्केट बहुत छोटा सा है। लेकिन जब आपने कैडबरी का डेटा देखा तो यू विल गेट टू नो यार नहीं, चॉकलेट तो बड़े लोग भी खाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स ने आपकी उस गट फीलिंग को खराब कराना। और ये स्टैट्स आपके पास आया कहां से? ये डेटा आपके पास आया कहां से? स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आया। तो आपने क्या करा? मार्केटिंग रिसर्च करा कि आपके प्रोडक्ट का मार्केट कितना बड़ा है, कि आपके प्रोडक्ट का मार्केट वायबल है या फिर नहीं है। तो मार्केट रिसर्च बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन के पीछे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट काम करता है, इसे बोलते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स। दूसरी चीज HRM। अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो ये सब्जेक्ट वहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? मान के चलो मुझे अपने कुछ एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। अब मैं कैसे करूंगा? सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू करूंगा। मैं उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंसेस को कलेक्ट करूंगा अपने पास, एक के बाद एक कलेक्ट करता चले जाऊंगा हर महीने की। एंड देन मैं एनालाइज करूंगा क्या उसकी परफॉर्मेंस स्टेबल है, क्या उसकी परफॉर्मेंस ग्रो कर रही है, क्या उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर रही है। ये सारी चीजों को मैं एनालाइज कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। और ऐसी और भी फंक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर जिसमें स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करेगा, जिसकी वजह से हम लोगों के बिजनेस डिसीजन से होते हैं ना, वो इंप्रूव करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए भी। ऑन द अदर साइड अगर मैं देखूं तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स माइक्रो बोल लो या मैक्रो बोल लो। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कंज्यूमर बिहेवियर, हम लोग पढ़ने वाले प्रोड्यूसर बिहेवियर। उसका भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, इसमें सब बताऊंगा आपको क्या कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेट करेगा, क्या प्रोड्यूसर बिहेवियर से रिलेट करेगा। तो बेटा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जो थ्योरीज लिखी गई या प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में जो थ्योरीज लिखी गई वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तो लिखी गई। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत ही अच्छा रूल आता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस बढ़ने की वजह से आपका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है, या प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। तो इसके पीछे जो लॉ निकल कर आया, ये लॉ निकल कर आया ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि जिस किसी ने भी ये लॉ निकाला उसने देखा होगा कि यार जैसी मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड कम होना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों को फिर उस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा वर्दीनेस नहीं दिखी होगी ना, कि प्राइस बढ़ रहा है यार, अभी महंगा हो चुका, हम नहीं खरीद रहे। तो ये चीज निकल के कहां से आई? ये निकल कर आई स्टैटिस्टिक्स से। डेटा ने हम लोगों को बताया होगा यार देखो प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कम हो गई, या फिर प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी ज्यादा बिकने लगी। बात ही समझ में यहाँ पे नहीं आई। तो ये ऑन द अदर साइड इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प होता है। अगर हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करें, अगर हम लोग मार्केट्स की बात करें, तो जितनी भी थ्योरीज या फिर ज्यादातर थ्योरीज जो लिखी गई हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स से लिखी गई हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, देश का जीडीपी निकालना के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करवाता है। मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, फिस्कल पॉलिसीज होती है, उन सब में स्टैटिस्टिक्स काम कर देगा। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा आप उस पोजीशन में होगे ही नहीं कि आप डिसाइड कर सको कुछ की क्या करना है। बात ही समझ में आप नहीं गई? क्लियर है? द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यार हम अपनी क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले। देखो कुछ इंपॉर्टेंट मैं यूनिट लेकर आया हूं, उसके अंदर मैं आपको क्लियर बताऊंगा। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां से एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होता है। हम अकाउंट्स की बात करें, कुछ कुछ अकाउंट्स ऐसा सेम भी है, अकाउंटिंग में भी यही होता है कि क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग, अकाउंट्स भी वहां से रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है, यहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ डेटा से स्टार्ट होगा। यार स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा, तो आपको सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा अपने पास। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा यू कैन नॉट बी श्योर कि यार हम इस डेटा के साथ क्या करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होगी, डेटा को कलेक्ट करने से। फिर आप क्या करोगे, डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज मतलब आप डेटा को क्लासिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया या ऑन द बेसिस ऑफ द एज लिमिट। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को सामने रखता हूं, कोई चॉकलेट वाला एग्जांपल हम लोग रखते हैं। मैं आई वांट टू ओपन अ बिजनेस ऑफ चॉकलेट, मैं चॉकलेट इंडिया के अंदर बेचना चाहता हूं, मेरे को डेटा चाहिए। तो आई हैव टू कलेक्ट द डेटा कि भाई मेरा मार्केट कितना बड़ा है। तो मैंने अपनी एक स्टैटिस्टिकल टीम को पूरे इंडिया के अंदर फैला दिया कि जाओ कलेक्ट करके लेकर आओ कि कौन सा कस्टमर हमारी चॉकलेट के लिए बेस्ट है। बुलाए, उन्होंने बहुत सारा डेटा हमारे मेरी डेस्क पे लाके रख दिया, इतने सारे पेपर्स लाके रख दिए। अब उन्होंने पहला फंक्शन करा क्या, उन्होंने डेटा को कलेक्ट करा, कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरी बात मैंने कहा इसको क्लासीफाई करो, इसको ऑर्गेनाइज करो। मतलब मैंने कहा इस डेटा को क्लासीफाई करके लेकर आओ ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, मतलब किस स्टेट में कितने कस्टमर हैं तो मेरे को स्टेट वाइज डेटा दो, पहला क्लासिफिकेशन। अब उस डेटा को कलेक्ट करो एज वाइज की, 18 से कम कितने हैं, 18 से ज्यादा और 25 से कम कितने हैं, 25 अबव कितने हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ एज मेरा डेटा को क्लासिफाई करके लेकर आओ। तीसरी चीज मैंने उन लोगों से ये चीज बोली कि मेरी चॉकलेट को ना अब डेट वाइज कलेक्ट करो कि भाई जनवरी में मेरी चॉकलेट कितनी बिकेगी, फरवरी में कितनी बिकेगी, मार्च में कितनी बिकेगी। तो यहाँ पर मैं डेटा को क्लासीफाई करवा रहा हूँ, ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड, क्लासिफिकेशन। थर्ड है डेटा को प्रेजेंट। अब मैं बोलूंगा अच्छा उन लोगों ने डेटा को क्लासीफाई तो कर लिया, लेकिन उनको मेरे को प्रेजेंटेशन देना है ना, मैं देखूंगा ना बैठ कर। अगर ये मान के चलो मेरी स्क्रीन है, मैं देखूंगा हाँ भाई दिखाओ जनवरी में कितना चॉकलेट बिकने की चांसेस है, फरवरी में वैलेंटाइन से ज्यादा सबसे ज्यादा बिकनी चाहिए, दिखाओ कितनी ज्यादा चांसेस है, अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है वहां भी बहुत ज्यादा बिकनी चाहिए, रक्षाबंधन में सबसे ज्यादा बिकनी चाहिए। तो वहां पर ये चीजें मैं डेटा को जब देखूंगा तो वो लोग मेरे को डेटा को प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी आप लोग इसमें सीखोगे। तो यहाँ पर जो आप प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सीखोगे तो यहाँ पर आप सीखोगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करा जाता है। इसके अंदर आपके पास जो आपके पास आता है वो आता है आपके पास बार डायग्राम, और दूसरा जो आता है वो आता है आपके पास पाई डायग्राम। आपने देखा होगा पाई डायग्राम एक सर्कल बनाते हैं और ऐसे ऐसे करके जो है टीजर टाइप हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर देते हैं, वो सब आप इसके अंदर सीखोगे। दूसरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर आता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यहाँ पर आप सीखते हो बेटा ग्राफ बनाना, यहाँ पर ग्राफ बनाना, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, ओजाइव, ये सारी चीजें आप इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर सीखते हो। तो डेटा कैन बी प्रेजेंटेड बाय द टू टाइप्स, तो होता है हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, दूसरा होता है हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्लियर। नेक्स्ट और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन आता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो आता है स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। देखो आपने डेटा कलेक्ट करा, ऑर्गेनाइज करवा दिया, डेटा को प्रेजेंट करवा दिया, उसके बाद ऐसा विजडम एज अ वाइज पर्सन यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि यार इससे मैं क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। तो उस यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कुछ आपको टूल्स प्रोवाइड करवाए गए हैं स्टैटिस्टिक्स में, जो कि हम क्लास 11 में कवर करेंगे। और उन टूल्स जो हमें डेटा देंगे, जो आउटपुट हमें निकाल के देंगे, उस आउटपुट के बेसिस पर हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि क्या चीजें हमारे लिए सही रहेंगी, यानी कि वो हमारा डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करेगा। जैसे अगर हम टूल्स की बात करें, वो टूल्स होता है हमारे मीन मीडियन मोड, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे लेकिन बेसिक लेवल में पढ़े होंगे। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो अलग ही लेवल पर जाकर मैं आपको मीन मीडियन मोड पढ़ाऊंगा। तो अब क्लास 10 तक जो आपने पढ़ा वो भूल जाओ, 11 से एक नई जर्नी है, नई तरीके से हम लोग सीखेंगे। दूसरा यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन, कि दो डेटा आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं। इंडेक्स नंबर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर बेसिकली हमें करंट के डेटा को पास्ट के डेटा से कंपेयर करना बताता है।
तो इंडेक्स नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुछ हमारे आगे क्या निकल कर आते हैं, टूल्स निकल कर आते हैं, जिनके बेसिस पर वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम लोग एक डेटा का यूज करके उससे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते हैं, और उस यूजफुल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किस तरीके से हम अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इनसे जो भी आउटपुट निकल कर आएगा, उस आउटपुट के बेसिस पर हम लोग उस डेटा को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उस डेटा का एसेंस को हम लोग निकालेंगे और उस एसेंस के बेसिस पर हम अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करेंगे। आई होप आपको सिलेबस अच्छे से एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें स्टैटिस्टिक्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो पहली बात, आपकी लाइफ इज फुल फिल्ड विद द स्टैटिस्टिक्स। अभी तक भी, अब भी है, आपको पता नहीं चलता वो अलग बात है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने देना चाहता हूं। आप अभी सीयूटी देने जाओगे, आप सीयूटी में चेक करोगे यार कितने बच्चे बैठते हैं, उनमें से कितने बच्चे बैठते हैं, कितनों के 99 परसेंटाइल से ऊपर आते हैं, तो टॉप 1% में कितने बच्चे जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। कॉलेज में कितने परसेंटाइल तक बच्चे एक्सेप्ट करे जाते हैं, ठीक है। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज क्या है, इस कॉलेज का मीडियन पैकेज क्या है, इसका मोड पैकेज क्या है, ये सारी चीजें आप चेक करोगे। क्या हो सकता है किसी बच्चे ने, जो बच्चे को ज्यादा ही तेज करते हैं, उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया होगा। सीपीएसटी में कितने बच्चे जाकर एग्जाम देने वाले हैं, इससे आपका कंपटीशन पता लगता है। बातें समझ में आते नहीं है, तो ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स से तो रिलेट कर रही हैं। जैसे आपको कॉलेज डिसाइड करना है कि आपको किस कॉलेज में जाना है, आपका सबको कोई ना कोई ड्रीम कॉलेज होगा। अब कुछ बच्चे ड्रीम कॉलेज को डिसाइड करते हैं, वो एवरेज पैकेज के ऊपर डिसाइड करते हैं, क्योंकि जिस कॉलेज का एवरेज पैकेज सबसे ज्यादा होगा, यानी कि जो कॉलेज सबसे ज्यादा ऑन एन एवरेज सैलरी आपको ऑफर कर रहा है, वो कॉलेज आपके साथ सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपने स्टैटिस्टिकल टूल लगाया, जिससे आपको पता लगा कि इस कॉलेज का एवरेज पैकेज सबसे ज्यादा है। उस इंटरप्रेट आपने करा, अच्छा एवरेज पैकेज ज्यादा है, इसका मतलब ये कॉलेज सबसे ज्यादा अच्छा होगा। इंटरप्रिटेशन में आया या फिर नहीं आया। तो आपकी लाइफ खुद एक स्टैटिस्टिक्स से घिरी हुई है, लेकिन आपको अभी तक नहीं पता। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि भैया आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपकी रियल लाइफ में किस तरीके से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो आपको एनालिसिस करना आएगा, आपका एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप होगा। एनालिटिकल मतलब आप एक साइड देखकर डिसीजन नहीं लेंगे, आप एक साइड देखेंगे, दूसरी साइड देखेंगे, तीसरी साइड देखेंगे, तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे। देन यू विल सी कि कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा सही है, और उस चीज के अकॉर्डिंग आप अपनी बिजनेस के अंदर डिसीजन लेंगे। जैसे मैंने बोला ना अभी चॉकलेट वाला एग्जांपल, तो वहां पर आपको डिसीजन अपनी गट फीलिंग पर नहीं लेना, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा लेना। तो मान के चलो आपके पास बहुत सारा डेटा आया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा आपने एनालाइज करा कि क्या चीज आपके लिए सबसे सही रहेगी करनी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने अपना डिसीजन लिया। तो आपका एनालिटिकल स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, क्योंकि आप जो डिसीजन लेने वाले हो वो अपनी गट फीलिंग पे नहीं लेने वाले, वो डेटा पे लेने वाले। दुनिया कुछ भी बोले, डेटा क्या बोलता है हम लोग वो मानेंगे। आज के टाइम पर हम आईपीएल की बात करें या वर्ल्ड कप की बात करें, डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ डेटा हम लोगों के साथ भी शेयर करा जाता है। जैसे हम देखते नहीं देखते, हर प्लेयर की स्ट्रेंथ दिखाई जाती है कि इस प्लेयर को अगर 5th या 6th स्टंप पे बॉल डाली जाए तो उसकी कमजोरी है। फॉर एग्जांपल विराट कोहली खेलता है, तो आपने देखा होगा उसका एज स्टार्टिंग में लगने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। 5th स्टंप पे, 4th 5th स्टंप पे बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। वो अपने एज देता है, 3rd 4th स्लिप में जाकर उसको कैच मिलते हैं, ठीक है। तो ये डेटा ही तो हमें बताया। तो एक बॉलर आया, उसने डेटा के देखा कि हाँ विराट कोहली की कमजोरी है, उसने वहीं पर बॉल डालना स्टार्ट कर दी। लेकिन अगर हम ऑन द अदर साइड देखें, ऑन द बॉडी विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है, और ज्यादा बॉल से दूर करोगे तो बहुत अच्छा खेलता है। रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा फुल डिलीवरी उसको बहुत अच्छे से हिट करता है। तो ये सब डेटा का ही तो गेम है, ठीक है। MS धोनी की बात करेंगे, वाई इज द बेस्ट फिनिशर इन दिस वर्ल्ड, क्यों है वो बेस्ट फिनिशर, क्यों नॉट आउट जाता है। ये हम गट फीलिंग से नहीं बोल रहे, डेटा बोल रहा है। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट अच्छा किसका है, MS धोनी का सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट है। एवरेज सबसे ज्यादा अच्छा किसका है लास्ट ओवर्स में, MS धोनी का। तो दैट इज वाई इज द बेस्ट फिनिशर इन दिस वर्ल्ड। तो हम ऐसे गट फीलिंग से नहीं बोल रहे कि आएंगे 2 छक्के लगा देंगे तो बेस्ट फिनिशर हो गए, नहीं, डेटा बोल रहा है भाई। हमने जो देखा वो तो अलग है, डेटा बोल रहा है। तो वो डेटा हमारे साथ प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर वो बोलते हैं कि MS धोनी इज द बेस्ट फिनिशर इन दिस वर्ल्ड, तो उसके बाद वो कंक्लूसिवली इस चीज को प्रूव करते हैं। देखो स्टैट्स, ये हमने डेटा कलेक्ट करा है और डेटा आपके सामने लेकर आए हैं कि सबसे ज्यादा नॉट आउट कौन रहा है लास्ट ओवर में, MS धोनी। सबसे ज्यादा सिक्सेस किसने लगाए हैं, MS धोनी ने। सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट किसका रहा है, MS धोनी का। सबसे ज्यादा एवरेज अच्छा किसका रहा है, MS धोनी का। Why is the best captain in this world? क्योंकि उनका विन रेशियो सबसे अच्छा है। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स ही तो है, हमारी लाइफ स्टैटिस्टिक्स से घिरी हुई है, लेकिन हम लोग को अभी तक पता नहीं था। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। हाउ द कोर्स विल बी टॉट, अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये कोर्स पढ़ाया कैसे जाएगा। देखो यहाँ पर मैं बात करूंगा अपनी,
कि मैं इसको पढ़ाऊंगा कैसे। मैं स्टैटिस्टिक्स लास्ट टाइम भी बहुत डिटेल में मैंने अपने पेड बैचेज में पढ़ाई थी, इस बार भी हमने पेड बैचेज में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला। बात ही समझ में। अब बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसे नहीं कुछ भी उठा लाया, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिस चीज़ से आप सराउंडेड हो, जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, उन चीज़ों पर एक स्टोरी बिल्ड करता हूँ और उस स्टोरी के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा डेटा बोलता है। लास्ट ईयर के बच्चे ने, उनके खुद के कमेंट्स थे कि आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे से बहुत इजीली समझाई हैं। बात है समझ में। खाली प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल तो जो है वो है, मैं थ्योरी की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अबाउट जस्ट मीन मीडियन मोड। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, आपका प्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग सीखते हैं स्टैटिस्टिकल टूल, जिसमें मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बहुत मेहनत करता हूँ, एक एक क्वेश्चन को अपने सामने आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक दिखाऊंगा। एक कितनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि आप जब पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा नहीं, उस सब्जेक्ट को सिखाऊंगा, उस सब्जेक्ट को फील कराऊंगा। जैसा हम लोग बोलते हैं, हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है बच्चों, हम सिखाते भी हैं। स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन हम लोगों से क्या रहनी चाहिए? देखो, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, आपको स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है वो, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो आपका डेफिनेटली कंप्लीट होगा ही होगा। साथ में आपको कुछ एडिशनल चीजें भी मिलेंगी। क्या एडिशनल चीजें? आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे हम कुछ चीजें देखेंगे कि यार गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिकल सर्वेस करती है, आप कभी ऑनलाइन जाके देखना, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वो सर्वे आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे, प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डेटा, ये जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने के साथ साथ सिखाऊंगा भी, और मैं आपको गारंटी ये चीज़ दे सकता हूँ कि जब तक ये आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक आपको ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, साथ ही साथ आपको रियल लाइफ में भी इसका बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। आप अपने कंपटीशन से हमेशा एक कदम आगे रहोगे, ये मेरा आपसे वादा है। इतना प्यारा मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ, इतना प्यार से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आपको सच में बहुत मजा आएगा। तो यही मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया था। इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारे मैंने डाउट आई होप क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपके जो भी फीडबैक है मेरे को लेकर प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अच्छे बुरे जैसे भी। और आपकी भलाई के लिए ही हमने ये चैनल नया खोला है, तो इस चैनल को प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिएगा, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाय बाय एवरीवन। देन बस इतना ही था मेरी साइड से आज के लिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स के लिए आपके लिए लेकर आऊंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जिसमें आपको उसको पूरा खोल के दिखाने वाला हूँ। गुड बाय एवरीवन।